ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो फर्स्ट पेज नंबर 1, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वेलोसिटी, वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। क्या बोल रहे थे? नंबर ऑफ एटम्स हो गया ना। ठीक है, चल नेक्स्ट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ब्रोमीन 46। अब 81 और 35 दिया है ना। 35 दिखा, थोड़ा सा आगे चला गया 35 करके। 35 उसका क्या है? एटॉमिक नंबर। एंड 81 क्या है उसका? एटॉमिक मास। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? दिस इज द एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 81 माइनस 35 कितना हो जाएगा? 46। उसका आंसर क्या हो जाएगा? 46 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट देखो। Dash are atoms having the same mass number but different atomic numbers. Same mass number but different atomic number. सर आइसोटोप्स। अरे आइसोबार होगा ना, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। आर्गन कैल्शियम सेम एटॉमिक मास 40 बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, ये आइसोबार्स होते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत हो दोनों में। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास अलग अलग होता है। और आइसोबार क्या होते हैं? उनका मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। ठीक है, अभी तो दोनों के अपन वर्ड क्या यूज करते हैं? एक को हम बोलते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और दूसरे को कहते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब ये एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर अलग अलग है। हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यूनिक होता है। अगर आप एटॉमिक नंबर अलग है बोल रहे हो, आप दूसरे एलिमेंट की बात कर रहे हो। है क्लियर? ठीक, चलो नेक्स्ट। तो इसका हो जाएगा ना आइसोबार्स। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी डैश कूलम। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। लिख लो उसको, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, आप लोग शायद उसमें ऐसा लिखे हो ना कि आप इसको -1 चार्ज बोलते हैं और प्रोटॉन को हम +1 चार्ज बोलते हैं। ठीक है, चलेगा। बट अगर कूलम में निकालने बोलेगा तो ये लिखना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, मतलब बहुत कम है चार्ज, -19 पावर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन इज 2,8,4। तो मैं याद दिला दूं कि कॉन्फ़िगरेशन में K, L, M, N ये 4 शेल है फॉर एग्जांपल। तो K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, L में मैक्सिमम 8, M में मैक्सिमम 18 और N में मैक्सिमम 32। ठीक है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है कितना होता है? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 एंड मास इज 28। तो ये 14 इलेक्ट्रॉन को मुझे बैठाना। एटॉमिक नंबर टेल्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 14 है, तो यहाँ पे 2 बैठ गए, यहाँ पे 8 बैठ गए और बचे 4 इसमें चले गए। तो कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 2,8,4। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। डैश इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम। बैलेंस। और तो किसी टाइप के इलेक्ट्रॉन पढ़े नहीं ना, तो क्योंकि देखो यही है जो बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन से का होगा? आखिरी वाले का। इलेक्ट्रॉन गेन कहाँ होता है? आखिरी वाले में। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही आपके केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। तो वो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोल रहे हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। डैश इज एन आइसोटॉप ऑफ कार्बन यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ डेड प्लांट्स। ये आपके आइसोटॉप के क्या बोले? कुछ बोले जयती? नो सर। C40 क्या होता है? C40 हमने आइसोटॉप्स जहां पढ़ा है ना, वहां पे मैंने 3-4 एप्लीकेशन लिखवाए आइसोटॉप्स के। उसमें एक एप्लीकेशन ये थी। एक एप्लीकेशन था यूरेनियम वाला। यूरेनियम का एक आइसोटॉप न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज करते हैं। फिर एक मैंने कोबाल्ट का लिखवाया कि इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। फिर आयोडीन का लिखे इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोल्टर, मतलब उसकी डेफिशिएंसी से गोल्टर नहीं होगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोटॉप्स के। समझ में आ रही बात? चलो नेक्स्ट।
तो इसका हो जाएगा C14 है ना, कार्बन 12 13 14 होता है, उसमें कार्बन 14 जो है ना, इसको अपन कार्बन डेटिंग के लिए यूज करते हैं। इसकी हेल्प से आप बता सकते हो कि वो आदमी की एज क्या है, उस फॉसिल की एज क्या है। समझ में आ रही बात? हाँ, अभी आप लोगों ने पिक्चर देखी थी राम सेतु। नहीं? राम सेतु, राम सेतु नाम तो सुन रहे हो ना, क्या है? हाँ, कहाँ है कुछ? रामेश्वरम से श्रीलंका में जोड़ी ना, जो भगवान राम जी ने बनाई, तो उसके ऊपर पिक्चर है ये, राम सेतु। तो उसको ये प्रूफ करते हैं कि वाकई वो सेतु राम जी ने बनाया है या वो सेतु और पुराना है। तो हमारी आस्था और श्रद्धा है कि हम इसको मान रहे हैं कि हमने ये राम जी ने बनाया और इसी से पार करके वो लंका गए, है ना। तो उसमें वो साइंटिस्ट लोग जो है वो ब्रिज में नीचे जाते हैं, समुद्र में नीचे जाते हैं, और ब्रिज में से एक पत्थर का टुकड़ा निकालते हैं, जिस पत्थर से उस समय ब्रिज बनाया गया होगा। तो वो निकालते हैं कि इसकी जो एज आ रही है, उस पत्थर की जो फॉसिल की जो एज है, वो है 7000 ईयर्स, 7000 ईयर एगो, ऐसा टाइप का। और उसी समय भगवान राम का जन्म हुआ, मतलब उसी के आसपास। तब ये प्रूव हुआ कि ये जो ब्रिज है उन्हीं के समय पर बना हुआ और उन्हीं ने बनाया है। समझ गए? तो वो कैसे पता चला? यही कार्बन डेटिंग। इसी से अपन निकालते हैं, पोस्टमार्टम करके पता चलता है कि आदमी कब मरा था। ठीक है, आप ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, an atom with 3 proton and 4 neutron will have a valency of, कैसे 1 कैसे 3 इलेक्ट्रॉन है ना, प्रोटॉन 3 है तो इलेक्ट्रॉन भी 3 होगा, है ना। आप क्या सोच के 1 बोले, माइनस कर दिए? ऐसा किसने बताया आपको? वैलेंसी को निकालने के लिए अपन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन कर देते हैं। ये क्या? हाँ, अच्छा, हाँ, वो भी सही है, वो भी सही है। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, ये आखिरी वाले शेल में थोड़ा ना बोल रहा है 1 होगा, 3 नहीं होगा। वेरी गुड, है ना। 3 प्रोटॉन बोल रहे हैं ना अपन, 3 प्रोटॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। अब ये ऐसा तो ना कहीं लिखा है कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में प्रेजेंट, अगर ऐसा बोला होता तो कि हाँ, तो इसका वैलेंसी 3 होता। पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन जमे नहीं कैसे? 2,1 करके। तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, उसकी वैलेंसी 1। समझ गए ना? अपन कैसे पहचानते हैं वैलेंसी? आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को देख करके। तो अगर उसमें आखिरी शेल में 1 2 3 या 4 है तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने ही होते हैं, और 5 6 7 8 है तब अपन 8 माइनस करते हैं, प्लस नहीं, प्लस 8 माइनस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ बोरॉन? बोरॉन की वैलेंसी 3, एंड व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Cl नेगेटिव, एक नेगेटिव चार्ज भी दिख रहा है आपको? नेगेटिव चार्ज, हाँ, बहुत बारीक सा है, आया ना। Cl नेगेटिव has completely filled K and L shell. कौन सा? अच्छा अच्छा, वो डिफाइन वैलेंसी है तो मेरे को लगा शायद सेम वही है। अच्छा, डिफाइन वैलेंसी तो ठीक है। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम? क्लोरीन की 1, क्लोरीन की 1, सल्फर की 2 एंड मैग्नीशियम की भी 2,8,2 है, 8,6 है, 2,8,7। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Cl नेगेटिव हैज कंप्लीटली फिल्ड K and L shell, explain. Cl क्या होता है? Cl is 17, 2,8,7। Cl नेगेटिव क्या होता है? 18, 2,8,8। तो इसका तो K भी फुल है, L भी फुल है ना। K और L भी तो पूछ रहा है ना। हाँ, तो एक्सप्लेन क्या करना है इसको? बताना कि वो दोनों की कैपेसिटी फुल है, इसलिए अगले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं? थर्ड वाले में जा रहे हैं। ठीक है, और फुल का मतलब ये भी आप बता सकते हो कि K की कैपेसिटी 2 की है, 2 भरा चुका है, L की कैपेसिटी 8 की है, 8 भरा चुका है, दैट इज व्हाई दे आर फुल। ये ज्यादा सही है बताना, है ना, कि K की कैपेसिटी कितनी होती है? 2 इंटू 1 स्क्वायर यानी कि 2, और L की कैपेसिटी 2 इंटू 2 स्क्वायर यानी कि 8।
तो उतने तो इलेक्ट्रॉन भरा गया ना इसमें, दैट इज व्हाई दे आर फुल। क्लियर है? तो नेक्स्ट, Na positive is possible but Cl positive is not possible. इस Cl इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा ना, Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, दैट इज व्हाई Cl positive is not possible. नेक्स्ट, वाटर आइसोटोप गिव टू एग्जांपल, ये हो जाएगा in the fundamental particle not present in the nucleus of hydrogen atom. न्यूट्रॉन। बाकी तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं है। बट हाँ, उसके जो दो आइसोटॉप्स हैं, ड्यूटियम और ट्रिटियम, उनके पास एक और दो न्यूट्रॉन है, बट प्रोटियम के पास न्यूट्रॉन नहीं है। यही तो डिफरेंस होता है ना, समझ रहे हैं क्या? आइसोटॉप्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, दो आइसोटॉप्स में, उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हाँ, मास तो अलग होते ही है, बट वो मास किसके कारण अलग हो रहे हैं, न्यूट्रॉन्स के कारण। प्रोटॉन तो दोनों में बराबर होते हैं, कार्बन 6, कार्बन 12, कार्बन 13, है ना, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 में तीनों में कार्बन प्रोटॉन कितने हैं, 6 6 6, बट न्यूट्रॉन एक में 6 है, एक में 7 है, एक में 8। समझ गए क्या? इसलिए मास एक का 12 है, दूसरे का 13, तीसरे का 14। ठीक, चलो आगे। Who discovered electron, proton, neutron? J. Thomson, Goldstein, James Chadwick. J. Thomson, E. Goldstein है उनका पूरा नाम, E. Goldstein and James Chadwick. ठीक है, CHADWICK, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन। बाकी इसका डिस्कवरी अपन ने देखा है, वो डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट, कैनाल रेज, कैथोड रेज। ठीक है, cathode rays consist of electrons which are negatively charged, anode rays consist of proton which are positively charged. Canal rays नाम था anode rays का। Who discovered the nucleus of an atom? Rutherford। Robert Brown वो सेल, बायो वाला सेल है। वाह, वो आपके रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन है ना, जिन्होंने सेल डिस्कवर किया था और न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। यहाँ था न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया है, रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उनका एक्सपेरिमेंट भी मैंने आपको बताया था, वो अल्फा स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट था, जिसमें बहुत सारे अल्फा पार्टिकल एटम के सेंटर से टकरा के वापस आते, है ना, ये था उनका एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट है हाँ, गोल्ड फॉइल वाला। बीच में न्यूक्लियस होता है, किसी भी एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, तो ओवरऑल न्यूक्लियस को क्या चार्ज मिल जाता है, पॉजिटिव। अब अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा पार्टिकल एक तरह के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो ऑब्वियसली जब ये जाएगा तो ये इससे रिपेल हो जाएगा, समझ रहे, है ना। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अल्फा पार्टिकल को ऐसे रिपेल होते हुए देखा था, इसलिए उन्होंने कंक्लूड किया कि बीच में सेंटर में एक बॉडी है, उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, which is a positively charged body। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हैवी है क्योंकि पूरा मास उसी में कंसंट्रेटेड है। तीसरा, छोटा भी है, तभी तो बहुत सारे पार्टिकल्स में कुछ ही पार्टिकल उससे टकरा पाए, बाकी तो पास हो गए, क्योंकि वो पार्टिकल छोटा है इसलिए कम लोग टकरा पाए उससे। समझ गए? चलो नेक्स्ट, if an atom contains one electron and one proton, will it carry any charge or not? ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। एक एटम वैसे भी चार्ज कैरी नहीं करता है, एटम इज इलेक्ट्रिकली, ठीक है। नेक्स्ट, चलो इनका सबका वो कंप्लीट करो टेबल। सिंबल, नेचर, रिलेटिव चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज, रिलेटिव मास, एब्सोल्यूट मास, कंप्लीट करो टेबल। वो तीनों चार्ज पार्टिकल्स है ना,
क्या क्या लिखे? इलेक्ट्रॉन हाँ एनएल सिंबल आ जाएगा ना, EPN स्मॉल लेटर्स में, EPN। नेचर नेगेटिव नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल। रिलेटिव चार्ज एंड एब्सोल्यूट चार्ज, इसका क्या मतलब हुआ? रिलेटिव देखो अपन कंपेयर करके निकाल रहे हैं, तो रिलेटिव में आप -1 +1 0 लिख दो। -1 इलेक्ट्रॉन के नीचे, +1 प्रोटॉन के नीचे, 0 उसके नीचे, न्यूट्रॉन के नीचे। और एब्सोल्यूट में जो मैंने आपको वैल्यू बताई ना, क्या लिखे वैल्यू को पीछे, -6 और एक पे +1.6 इंटू 10⁻⁻90 होगा। -1 इलेक्ट्रॉन में क्या लिखोगे, -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। और प्रोटॉन में क्या लिखोगे, +1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। समझ गए क्या? न्यूट्रल में न्यूट्रॉन में 0 हो जाएगा। ठीक। और मास पूछा है, तो देखो रिलेटिव मास अपन एक दूसरे कंपेयर करके निकालते हैं या हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। रिलेटिव मास किसमें निकाल रहे हैं अपन, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। और आप एब्सोल्यूट मास बोलोगे तो वो एक्चुअल मास होता है 9.1, जैसे इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻37 kg। ठीक है, तो चलो लिखो इसका, पहले क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव मास ना, रिलेटिव मास लिखो। इलेक्ट्रॉन के नीचे लिखना 1/1837, ऐसा कुछ था ना, हम लिखे भी हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से 1837 टाइम्स छोटा होता है, तभी तो अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो 1/1837 आप इसको अप्रोक्सीमेटली 1840 भी लिख सकते हो, है ना। 1837 या 1840 यू AMU, है ना। और बाकी दोनों का 1 AMU 1 AMU। समझ में आ रहा है? तभी तो इसके मास को अपन नेग्लेक्ट कर देते, बहुत छोटा मास है इन दोनों के सामने। ठीक है, और जो एब्सोल्यूट मास बोला है ना, उसको लिखो एब्सोल्यूट मास। एब्सोल्यूट मास पहले इसका लिख लो, इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg। 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और इनका लिखना 1.67 इंटू 10⁻27 kg, दोनों का सेम 1.67 इंटू 10⁻27 kg। हाँ, तो मास तो दोनों का सेम है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का बस अलग है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और इसका 1.67 इंटू 10⁻27 kg, दोनों का सेम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अब ये हो जाएगा 21, 1837 टाइम्स ज्यादा है, लिख सकते हैं ऐसा। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स ज्यादा है, कंपेयर करके बोल रहा है ना। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना गुना बड़ा है इसका मास। चलो नेक्स्ट,
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियस, केमिस्ट्री वाला हाँ? तो क्या लिखेंगे अपन? मैंने आपको 3 पॉइंट बता दें कि एक तो न्यूक्लियस छोटा है, पॉजिटिवली चार्ज है और हेवी भी। और क्या लिख सकते हैं? Proton plus electron. हाँ, उसके अंदर क्या क्या है पार्टिकल वो लिख सकते हैं। उसको डिस्कवर किसने किया ये लिख सकते हैं। शॉर्ट नोट बोला है ना, एक छोटा पैराग्राफ बनाना है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दैट इज द रीजन व्हाई इट हैज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर it is present at the center of an atom and it is a heavy body because it consists of proton and neutrons. So which to be this? The center of that. ठीक है, हो जाएगा ये। नेक्स्ट लिखोगे क्या इसको, न्यूक्लियस को? No. हम्म? एक पॉइंट के बाद लिख लो, पॉइंट्स लिख लो। देखो फर्स्ट पॉइंट, it was discovered by Rutherford. It was discovered by Rutherford. It was discovered by Rutherford. Second point, लिखना भाई। लिखो ना। Second point, it contains proton and neutron. It contains proton and neutron. It contains proton and neutron. Next point, it is positively charged. It is positively charged. Next point, it is small in size. It is small in size. It is small in size. इसको अपन ने ऐसे कंपेयर किया था कि जैसे एक क्रिकेट स्टेडियम है ना, और पिच में एक बॉल है। तो जो पिच में बॉल है ना वो न्यूक्लियस है और वो एटम का साइज है स्टेडियम। तो इतना छोटा होता है एटम के सामने न्यूक्लियस, काफी छोटा होता है। ठीक है, तो यानी कि इट इज स्मॉल इन साइज। एंड लास्ट पॉइंट लिखना, इट इज a heavy body. It is a heavy body. It is a heavy body. So next, अगला क्वेश्चन, what is the atomic number? Electron, number of electrons in proton. प्रोटॉन बोला करो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे Na की बात करूं मैं और Na पॉजिटिव की बात करूं, दोनों में प्रोटॉन 11 है बट इलेक्ट्रॉन इसमें 11 इसमें 10 है, तो दोनों का एटॉमिक नंबर 11 ही है तब। ठीक है, एटॉमिक नंबर एक्चुअली टेल्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, पर एटम की बात करेंगे तो हम दोनों को बराबर बोल सकते हैं। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। फॉर एन एटम बोथ आर इक्वल, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, बट फॉर एन आयन बोथ आर नॉट इक्वल। है क्लियर, है ना। आयन में इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा रहेगा प्रोटॉन से। अगर कम है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से तो वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, एनायन। है ना क्लियर। तो हमेशा एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में ही डिफाइन करो, वरना आप बोलोगे कि क्या टाइम मतलब एटम के लिए डेफिनेशन हो जाएगी इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, पर आप आयन के लिए ये डेफिनेशन नहीं दे सकते। वहां आपको सिर्फ प्रोटॉन ही बोलना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन तो वहां पे कम होते हैं या ज्यादा होते हैं। क्लियर है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय In Z. Z। ठीक है, ओके है, Yes. ठीक है। Who coined this term? ये नहीं पता होगा आप लोग। एक्चुअली ये अपन जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना तब हमको ये पता चलता है। Pendleton. नहीं, उसके बाद वाले मोज़ले। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज हम देखते हैं ना, इट वाज डिजाइन्ड बाय मोज़ले, हेनरी मोज़ले, MOSELEY, हेनरी मोज़ले। स्पेलिंग थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, हेनरी मोज़ले। ठीक है,
ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाट इज मास नंबर, एटॉमिक मास, इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आगे बढ़े, जल्दी 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 जल्दी। If A is equals to 23, Z is equals to 11, A मतलब एटॉमिक मास, Z मतलब एटॉमिक number. If A is 23, Z is equals to 11 for sodium atom, how many proton, electron, neutrons present in sodium atom? प्रोटॉन कितना है 11, इलेक्ट्रॉन कितना है 11 और न्यूट्रॉन कितना है 12, 23 माइनस 11, मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ देना ना, वो नहीं आप लोग के कोर्स में, वो आयोनाइजेशन एनर्जी छोड़ देना उसको। अगला पढ़ो, इन अ सैंपल ऑफ इथिल इथानोएट, फॉर्मूला भी दिया ब्रैकेट में CH3COO2H5, the two oxygen atoms have the same number of electrons but different number of neutrons. What can be the reason for it? न्यूट्रॉन किसमें अलग अलग होते हैं, आइसोटॉप्स, तो दोनों ऑक्सीजन तो वो सेम ही एलिमेंट हुए ना, और उसको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं, ठीक है। उसका रीजन क्या हो सकता है कि बोथ आर द आइसोटॉप ऑफ ऑक्सीजन, एंड आइसोटॉप्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं बट न्यूट्रॉन्स अलग है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर, तो बोथ ऑक्सीजन और आइसोटॉप्स ऐसा करके अपन लिख सकते हैं, ठीक है। having same number of electrons but different number of neutrons, क्लियर है, तो जिनका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ो, in the atom of element X, 6 electrons are present in the outermost shell. If it requires an octet configuration by accepting requisite number of electrons, then what would be the charge on the ion so formed? आप लोग क्वेश्चन समझ में आया, क्या क्या समझ में आया? सर एक एटम है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, आखिरी शेल में उसके एटम के आखिरी शेल में मान लीजिए ये होगा उसका आखिरी शेल, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6, है ना। उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा ताकि 8 हो जाए उसके पास, उससे उसको क्या चार्ज मिल जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करोगे उतने नेगेटिव चार्जेस एक्वायर करेगा एटम, और जितने इलेक्ट्रॉन लूज करोगे उतने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा एटम, है ना, क्लियर? हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, why do helium, neon, argon have a zero valency? हाँ, they have complete octet, right? क्या बोलेंगे, they have complete octet, और डुप्लेट भी लिख रहे हो, है आखिरी शेल में 8 होना ऑक्टेट, और डुप्लेट आखिरी शेल में 2 होना, तो हीलियम के पास आखिरी शेल में 2 है ना, और बाकी नियॉन आर्गन के पास आखिरी शेल में 8। आप बताओ, हाँ, DUP LET, चलो नेक्स्ट आगे। Write the atomic number and symbol of an element which has mass number 32 and the number of neutrons 16 in the nucleus. मास नंबर 32, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 होंगे, तो ये सल्फर है, और उसको अपन लिखते कैसे, 16 यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मास ऊपर 32, किसी किसी में यहाँ और ऐसा क्रॉस में भी लिखा रहता है, वो भी सही है ना, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, गलत नहीं है। एटॉमिक नंबर समझने में क्या बोला, उसमें लिखा है राइट, अच्छा 16 एटॉमिक नंबर क्या होगा, अच्छा एटॉमिक नंबर कितना होगा 16, ठीक है, और सिंबल उसका होगा ये,
क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. Helium atom has an atomic mass of 4U and 2 protons in its nucleus. How many neutrons it have? 4 minus 2. ये याद रख लो ना, न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास माइनस प्रोटॉन. न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास माइनस प्रोटॉन. ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 31. If number of new electron in an atom is 8 and number of proton is also 8, then what is the atomic number of the atom and what is the charge on the atom? Atomic number पूछा है, मास नहीं पूछा है. 8. एटॉमिक नंबर क्या होगा? 8. और चार्ज क्या होगा एटम में? 0. एटम है ना. हाँ, इसका आयन पूछता तो अपन -2 बोल देते. समझ रहे हो? कौन सा एटम है ये? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 2,6 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो क्या बनेगा? O2 नेगेटिव. ठीक है, पर आयन नहीं पूछा है, एटम पूछा तो अपन -2 0 लिख देंगे. ठीक है, चलो अगला पढ़ो. द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट X इज 16.2. व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप्स X8 16 X8 18? ये अगेन आपका ऑक्सीजन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं. समझ रहे हो क्या? ऑक्सीजन के 2 आइसोटॉप होते हैं, 16 वाला और एक 18 वाला. समझ रहे हो क्या? अरे हाँ या ना तो बोल सकते हैं, है ना. अब बोल रहा है कि इसका एवरेज एटॉमिक मास 16.2 है. हम भी 16 ही जानते हैं, है ना. तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों का परसेंटेज कितना कितना है नेचर में. क्वेश्चन समझ रहे हैं? देखो, एवरेज एटॉमिक मास हम निकालते कैसे हैं? एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू जो भी उनका अबेंडेंसी है, परसेंटेज अबेंडेंसी. परसेंटेज में होगा तो उसको अपन डिवाइड बाय 100 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज करने के लिए इनटू 100 करते हैं. तो परसेंटेज से फ्रैक्शन करने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे इनटू उनका मास. तो परसेंटेज ऑफ, फॉर एग्जांपल, परसेंटेज ऑफ X8 16 इनटू उसका मास 16 प्लस परसेंटेज ऑफ X8 18 अपॉन 100 इनटू 80 का मास. तो मान लेते हैं कि इसका परसेंटेज X है, X अपॉन 100 इंटू 16, और इसका परसेंट कितना हो जाएगा? 100 माइनस X. समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं? इसका परसेंटेज को मैं X ले लिया, 16 वाला मान लेते हैं X परसेंट है, तो 18 वाला 100 माइनस X परसेंट होगा. मेरे ये जो लिखा है यहाँ पे, और ये है क्या, कितना की बन 3.2. बस अब इसको सॉल्व करके X का वैल्यू निकाल लो, तो 16 वाले का परसेंटेज आ जाएगा और 100 माइनस कर देना तो 18 वाले का परसेंटेज आ जाएगा. सॉल्व करो उसको आगे, क्या आएगा? ये एलसीएम तो 100 ही होगा दोनों का. तो 16x प्लस 1800 माइनस 18x अपॉन 100. फॉलो कर रहे हो, है ना? इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 1620 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -2x प्लस 1800 होगा. इधर ले आते हैं, कितना हो जाएगा? इधर आएगा तो 1620 माइनस 1800 इज इक्वल्स टू -2x. या फिर आगे यहां सॉल्व कर रहा हूं, तो कितना आएगा डिफरेंस? 180 माइनस 180 माइनस 180 इज इक्वल्स टू -2x. माइनस माइनस कैंसिल, तो x कितना आया? 90%. मतलब नेचर में 16 वाला 90% प्रेजेंट है और बचा 10% कौन है? 18. तभी तो देखो इसका एवरेज एटॉमिक मास 16 के करीब आ रहा है, ना कि 18 के करीब. समझ में आ रहा है? हम मैथ्स वाला एवरेज यहाँ नहीं निकालते कि दोनों नंबर को ऐड किए डिवाइड बाय 2 कर दिए, वैसा एवरेज नहीं होता. मतलब वैसा एवरेज होता तो 16 और 18 का एवरेज 17 आता. 16 और 18 का एवरेज कितना आता? 70. 16 प्लस 18 इज 34. 34 डिवाइड बाय 2 इज 17. बट वैसा एवरेज नहीं निकालते अपन, जैसे अपन मीन निकालते हैं मैथ्स में, है ना. केमिस्ट्री में एवरेज एटॉमिक मास हम निकालते हैं उनकी अबेंडेंसी इनटू एटॉमिक मास.
अबेंडेंसी इनटू एटॉमिक मास सबको ऐड कर देते हैं, तो आपको उसका एवरेज एटॉमिक मास निकल जाता है। क्लियर है ये? इस टाइप पे अपन ने ब्रोमीन का भी देखा है, इस टाइप पे अपन ने कार्बन का भी देख लिया, और ये तो ऑक्सीजन। क्लियर है? हो जाएगा सर ये पीडीएफ होगा सर। और तो पीडीएफ शेयर कर दो, ठीक है, क्लास में ओपन, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नोट नहीं कर लेते, नोट करके तो एक बार खुद बनाते ना। चलो ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन 33। टू एलिमेंट्स ए एंड बी have 17 electrons each in their atom. Okay, ठीक है। Element A has 35 nucleons. अच्छा, न्यूक्लियस क्या होते हैं? It is the sum of proton and neutron. न्यूक्लियस मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर, so it is the sum of proton and मतलब एटॉमिक मास क्या दिया है वो? एटॉमिक मास। ओके, while element B has 33 nucleons, मतलब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ए के पास 17 इलेक्ट्रॉन, बी के पास भी 17 इलेक्ट्रॉन, राइट। और जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, हाँ या ना? यस सर। और इसका 35 और इसका 33, ये एटॉमिक मास हो गया, ये एटॉमिक नंबर हो गया दोनों का, आइसोटॉप्स है दोनों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अच्छा देखो हिंट में दे भी दिया, न्यूक्लियस आर द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीस टू एलिमेंट्स? क्या ये दोनों एक दूसरे के, दे आर आइसोटॉप्स। ए एंड बी आर आइसोटॉप्स। क्लियर? ये रिलेशन है दोनों के बीच में। एक्सप्लेन द एलिमेंट ए रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन डिफ्यूज्ड लाइट, डज द एलिमेंट बी आल्सो रिएक्ट विद हाइड्रोजन? एलिमेंट ए रिएक्ट विद, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है। दोनों आइसोटॉप्स, एक ही एलिमेंट क्या है ना, क्लोरीन, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, तो दोनों रिएक्ट करेंगे। समझ आ रहा है? ये जो रिएक्शन की बात कर रहा है वो ये रिएक्शन की बात कर रहा है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स HCl, ये रिएक्शन होता है क्लोरीन का। डिफ्यूज्ड लाइट बोला है ना, ऐसा कुछ है ना, ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, या यूवी रेस के प्रेजेंस में होता है। तो क्योंकि आइसोटॉप्स आपके केमिकली सेम होते हैं, इसलिए दूसरा वाला आइसोटॉप भी सेम रिएक्शन देगा। समझ गए? हमें क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट। उसका डज द एलिमेंट बी आल्सो रिएक्ट विद हाइड्रोजन, तो यस लिख देना ना। यस, इट आल्सो रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द सेम मैनर, ठीक है। थर्टी फोर छोड़ दो, 35 भी छोड़ दो, 36 भी छोड़ दो। तो 35 तो क्लियर है। हाँ पढ़ाया हूं मैं वैसे, कैथोड रेज ही बोलते हैं ना। नेम गिवन टू द रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, तो क्या बोलते हैं हम? कैथोड रेज, ठीक है, लिख लो। एंड 36 छोड़ देना, 37 पढ़ो। पढ़े क्वेश्चन। Why are electrons in the outermost shell known as valence electron? क्यों? बिकॉज देखो यही इलेक्ट्रॉन है जो आपके एटम की वैलेंसी डिसाइड करते हैं, उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी डिसाइड करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिख लो इसका आंसर चाहो तो, क्वेश्चन नंबर 37 है सेट 1 का। क्या लिखेंगे इसमें? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच डिसाइड, valence electrons are the electrons that decide the valency or
combining capacity of an element. ठीक है, बाकी अभी कंटिन्यू करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आगे सेट 2 में आ जाओ। चलो सेट 2 जल्दी जल्दी करते हैं, इसमें 35 क्वेश्चन है। चलो जल्दी 10 मिनट में। द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज 3 पॉजिटिव चार्जेस। मतलब कोई एलिमेंट होगा x, उसके ऊपर कितना है, 3 पॉजिटिव है ना। मास नंबर ऑफ द एटम इज 27, 27 न्यू उसका मास नंबर है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 14। न्यूट्रॉन कितना है, 40। तो प्रोटॉन कितना होगा, 30। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन। इलेक्ट्रॉन्स भी एटम में तो 13 ही होते, पर क्योंकि 3 लूज कर दिए तो अब आयन में कितने हैं, 10। चलो फिर से देखते हैं। द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज 3 पॉजिटिव चार्ज। इधर मान लेते हैं इस एलिमेंट का सिंबल x है, तो उसका 3 पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हैं, मतलब ऊपर 3 पॉजिटिव लगा दूंगा मैं। और ये कब बना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके। जितने पॉजिटिव चार्ज मतलब उतना ही इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया होगा बनने के लिए। एग्री यहां तक। नाउ मास नंबर ऑफ द एटम, एटम का मास नंबर 27 दिया है, न्यूट्रॉन 14 दिया है, तो इन दोनों को माइनस करके प्रोटॉन निकालेंगे, और एटम में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, 13। पर आपसे पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन। तो आयन कब बना, वो 3 लूज करके। तो आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 13। तो समझना क्या पूछना है, क्योंकि देखो ऑप्शन में 13 भी दिया है, समझ रहे हो। अगर आपने वो आयन नहीं पढ़ा ना तो आप 13 भी टिक कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो आयन में पूछा है तो आंसर 10 है, अगर एटम में पूछा था तो आंसर 13 होता है। क्लियर। चलो अगला। Is it possible for the atom of an element to have 1 electron, 1 proton and no neutron? Yes. Will Cl35, Cl37 have different valencies? क्वेश्चन पढ़ो जल्दी। 2 आइसोटॉप है ना क्लोरीन के, तो क्या दोनों की वैलेंसी डिफरेंट है, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बराबर है ना। इलेक्ट्रॉन तो बराबर है तो वैलेंसी बराबर होगी। तो नो, बोथ हैव सेम वैलेंसी। क्या है दोनों की वैलेंसी, 1। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है ना, माइनस में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 17 है, 18 करना है उसको, एक गेन करेगा। Calculate the number of neutron present in the nucleus of an element X, which is represented as X 15 31। न्यूट्रॉन कितने हैं, माइनस कर दो ना, 16। कितने होंगे, 16। एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगला क्वेश्चन नंबर 5। द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम एंड आर्गन आर 20 and 18 respectively, but the masses of both these is 40. Why? What is the name given to such pair of elements? Isobars. Yeah, isobars. Okay? Isobars. Having same atomic mass but different atomic numbers. Isobars. हाँ? 6 हो गया ना। 7th, which is heavier, neutron or proton? बराबर है दोनों। तो लिखिए दोनों का मास। If electrons move from K to L, will the energy be absorbed or evolved? आप जब, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, जब वो एनर्जी, जब वो यहाँ पे था ना तब उसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है, और जब वो बाहर जाना चाहेगा तो उसकी यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होती है। न्यूक्लियस के जितना पास रहोगे ना, वो न्यूक्लियस पकड़ के रखेगा आपको, तो आपकी एनर्जी कम करेगा। पर आप जितना न्यूक्लियस से दूर हो, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ज्यादा है। तो अगर इसको यहाँ से यहाँ जाना है तो एनर्जी लेनी पड़ेगी ना, तब तो यहाँ पहुंच पाएगा। नहीं, मैं आपको यहाँ पकड़ के रखा हूँ, ठीक है, और राधिका को पीछे बेंच पे जाना है, मैं पकड़ के रखा हूँ राधिका, और राधिका जाना चाहती है।
तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी से मुझे मेरे हाथ को छुड़वाना पड़ेगा ना, मतलब उसको एनर्जी चाहिए, क्या बोलते हैं, वो एनर्जी अप्लाई करेगी, इतनी अप्लाई करना है कि वो मेरा हाथ छुड़वा पाए, अभी तो वो आगे जा पाएगी ना। हाँ नहीं जा पाएगी गलत बात है, और मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। चल आगे, तो एब्सॉर्ब होगा, ठीक है, चल आगे। हीलियम atom has an atomic mass of 4u, 2 protons in nucleus, how many neutrons does it have? हो गया, तो क्वेश्चन कर लिए। जल्दी 10th बताओ जल्दी, कौन पहले बताएगा, इसको समझ में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, अपना हाथ उठाना, आंसर बोलेगा कोई नहीं, जस्ट रेज योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी, 10 सेकंड में, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दो लोग का आर्गन। अभी आंसर दिखाने, आंसर बनाने मना किया, सिर्फ आता है तो हाथ उठाने बोला। 3 लोग और शिखा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। An ion X2 positive contains 18 electrons and 20 neutrons. Calculate the atomic number and mass number of element X. Name the element X. Atomic number कितना होगा? 18. मास कितना होगा? हाँ 44. एक सेकंड गड़बड़ बोले, एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर 20 होगा, वो आयन का दिया है ना इलेक्ट्रॉन्स, वो भी 2 पॉजिटिव आयंस है, मतलब एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कितने थे उसके पास? 20। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कितने थे? 20, तो प्रोटॉन 20 हुए ना, एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 20। इसलिए मैं उस समय आपको बोला था कि प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में एटॉमिक नंबर को डिफाइन करो, इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में नहीं। समझ गए क्या? क्योंकि आयंस में इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अगर एटॉमिक नंबर निकालने बैठोगे तो ऐसे ही गलत होगा। 18 देख के 18 बोल दिया ना, एक्चुअली वो 18 कैसे हुआ है? 2 लूज करके। एलिमेंट कौन सा है? आर्गन नहीं है भैया, कैल्शियम है। समझ गए? एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40, एलिमेंट कैल्शियम। समझ गए? देखो बहुत सिंपल चैप्टर है ये दोनों, है ना, स्कोरिंग चैप्टर है, ज्यादा चीज आपको रखनी नहीं है, समझना है बस, और एक ही जैसे बस एक कंसेप्ट समझना है, बाकी उसी से देखो तरह तरह के अलग अलग क्वेश्चन बन रहे। समझ गए? चलो अगला, व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, एंड सिग्निफिकेंस क्या है? इट टेल्स अस द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। सिग्निफिकेंस का मतलब उसका इंपॉर्टेंस, वो आपको क्या बता रहा है। इट टेल्स अस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट वांट टू कंप्लीट इट्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो आगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम दिया है ना। पोटेशियम का होता है 2,8,8,1 एंड कैल्शियम का होता है 2,8,8,2। When M shell can have maximum of 18 electrons, then why next element scandium has electronic configuration of 2,8,9,2 and not 2,8,8,3? छोड़ दो, यदि आप लोग इस स्कोप के बाहर है, ये 11th में पढ़ोगे। ठीक है, वो एनर्जी का रहता है, जैसे अभी हम ये बात कर रहे हैं ना कि थर्ड लेवल की एनर्जी, फोर्थ लेवल की एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, बट एक्चुअली इन लेवल्स में भी और कुछ सब डिविजन्स होते हैं, इसलिए वो अगला इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पहले फोर्थ में जाएगा, बाद में थर्ड में आएगा, क्योंकि फोर्थ का कुछ पार्ट का एनर्जी कम होता है, कुछ सब लेवल का एनर्जी कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले फोर्थ में जा रहा है फिर वापस थ्री में। क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिट में भरता है फिर हायर में भरता है। ठीक है, छोड़ दो 10 क्वेश्चन को। अगला देखो, व्हाट आर आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स, हो जाएगा। व्हाट आर 2 आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन? 35 37। कौन से हैं? 35 37। और कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन क्लोरीन एटम। हाँ, पर कैलकुलेट करना है, तो ये याद रखना आप लोग ना कि 35 वाला 75% होता है और 37 वाला 25%। अब आप इसको एवरेज करके निकालोगे ना
तो आंसर आएगा 35.5 U। ठीक है, चलो आगे 14 आपको बनाना होमवर्क है। 14 कॉपर के 2 आइसोटॉप दिए हैं और अगले क्वेश्चन में लिथियम के 2 आइसोटॉप दिए हैं, दोनों का मास भी दिया है, दोनों का परसेंटेज भी दिया है, तो एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा दोनों का। हाँ समझ गए ना, बस जो परसेंटेज दिया इसको डिवाइड बाय 100 इनटू मास, प्लस दूसरे का परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इनटू मास, जो आंसर आएगा वही आपका एवरेज एटॉमिक मास होगा। ठीक है, बाकी अभी आप लोग ट्राई करना। ठीक है, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6। स्ट्रक्चर वाले देख लो, मैं तो स्ट्रक्चर देखा बताया मैंने आपको अभी। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 देखो, पेज नंबर 5 का, पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ एटम रिप्रेजेंटेड बाय फिगर ए एंड बी। अब देखो फिगर ए में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आखिरी वाले शेल में 3 4 5 8 है, मतलब इसकी वैलेंसी 0, इसकी वैलेंसी क्या 0, और बगल वाले में इसकी वैलेंसी 1। समझिए कैसे कर रहे हैं। Yes. आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो और उससे पता चल जाएगा। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है पहले से ही तो उसकी वैलेंसी 0 होगी, इट विल नॉट कंबाइन विद एनी अदर इलेक्ट्रॉन। और अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो एक गेन करेगा तो 8 हो जाएंगे, तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। ठीक है, अगला देखो, व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम फिगर 4.4, नीचे जो दिया है XYZ अबाउट द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड वैलेंसी ऑफ एटम्स ऑफ XYZ। तीनों को टैबुलर फॉर्म में लिखना है। ये करके दिखा रहा हूं, देखना है एक बार। हाँ चलो ये तो मेरा लाइन। ठीक, क्या क्या बोला है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। अच्छा क्वेश्चन, मतलब मजा आएगा बनाने, है ना। अब एक्स में देखो, एक्स का आपको क्या बोल रहा है, अंदर 5p लिखा है, मतलब प्रोटॉन कितने हैं 5, और n कितना लिखा है 6, मतलब 6 न्यूट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी 5 होगा, तो काउंट भी कर सकते हो, डॉट्स दिए ना। अगला देखो, 8 प्रोटॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, 10 न्यूट्रॉन, फिर 15 प्रोटॉन, 16 न्यूट्रॉन, और एक बार देख तो लो, हो सकता है वो आयन हो तो 1 2 फिर 8 और 2 10 और 5 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये टैबुलर फॉर्म में आपने लिख दिया। इजी है। चलो एक और 11th देख लो, क्योंकि वो भी इसमें भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वरना आप लोग स्ट्रक्चर देखे घबरा जाओगे, फिर क्वेश्चन बनाओगे नहीं जाके, है ना। Which are the following in figure 4.2 do not represent Bohr model of an atom correctly? जल्दी। और फोर्थ में 9 इलेक्ट्रॉन चले गए ना, आखिरी सेकंड वाले में, दिख रहा है शिफा। सेकंड क्यों गलत है, क्योंकि पहले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, क्योंकि पहले शेल की कैपेसिटी तो 2 ही की होती है, तो इसमें सेकंड गलत है। और फोर्थ क्यों गलत है, क्योंकि सेकंड शेल में 9 है, जबकि सेकंड शेल में 8 ही होते हैं। समझ गए ना। एक और स्ट्रक्चर वाला ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। टू आर आइसोटॉप्स, अभी तो बात की थी इसके बारे में। सर 10 का बोल रहा हूँ ना। नहीं 6 बोल रहा हूँ, 10th क्यों बोलूंगा मैं आपको स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये 2 आर आइसोटॉप्स ना, having same number of electrons but different number of neutrons, हाँ ना। ठीक है, चलो बाकी आप लोग ट्राई करना। 2 का आधा क्वेश्चन बचा है हमारा, और 3 के ये स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी आप लोग को 29 क्वेश्चन ही तो है, लगभग 25 क्वेश्चन और करने हैं 3 से, और ऊपर के 20 होंगे, मतलब अराउंड 40-45 क्वेश्चन आपको करने हैं, और लगभग 45-50 क्वेश्चन का पेपर कर लिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, दोनों शीट को, एटम मॉलिक्यूल का भी जो पार्ट बचा है इसको भी, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के भी शीट को सॉल्व कर लेना। और संडे को ये दोनों चैप्टर का टेस्ट होगा मॉर्निंग में 9 to 10 या 9 तक लोग करेंगे, जैसे फिजिक्स चालू करेंगे। ठीक है,
मैं इस शीट देख के अपन ऐसे बढ़ेंगे ना आगे। उस समय आप लोगों को कुछ लोगों के पेपर थे तो मैंने एक एक चैप्टर आप लोगों को जल्दी जल्दी रिवाइज करवा दिया, ठीक है। बट हम ऐसे ही शीट सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक दिन रिवीजन करेंगे चैप्टर